ये सबसे पहले तो मैं ये एक मेरे पास मैगज़ीन पड़ा हुआ है, ग्लोबल विलेज स्पेस। ये 2018 मेरे ख़्याल में सितंबर या अक्टूबर का इश्यू है और इसके ऊपर असद उमर साहब की तस्वीर भी है। इस मैगज़ीन में एक आर्टिकल मेरा शाया हुआ था। ये ग्रैंड जी। विज़न फॉर पाकिस्तान्स वाटर फ्यूचर। इस मैगज़ीन में जो आर्टिकल शाया हुआ था, उसमें मैंने ज़िक्र किया था कि कराची एक ऐसा शहर है जिसमें हर 3-4 साल के बाद बहुत शदीद बारिश होती है। और ये कराची के रहने वाले लोग जो हैं ये इस चीज़ को बेयर आउट करेंगे कि ये कराची में पहली दफ़ा बारिशें नहीं हुई। हो सकता है इस दफ़ा थोड़ी ज़्यादा हुई हैं, हम्म। लेकिन इस किस्म की बारिशें कराची में कॉमन है। हर 3-4-5 साल में एक दफ़ा ऐसा स्पेल ज़रूर आता है। मैं खुद भी कराची से थोड़ा बहुत ट्रैवल वगैरह करता रहा हूँ और देखा हुआ है इसको, और मैंने इस तरह के कराची में बारिशों के स्पेल देखे हैं, जिसमें गाड़ियों के पीछे वो साइलेंसर के पीछे पाइपें बांध देते हैं कि साइलेंसर के बीच में पानी ना जाए और गाड़ियां चलती रहें, और वो फोर्ड कर रही होती हैं सड़कों के बीच में। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है कराची में जो हुई है। कराची के लोग इससे वाकिफ़ हैं। वजह सिर्फ ये है कि इस दफ़ा जो बारिशें हुई हैं, अभी ये जो हर शख्स के हाथ में मोबाइल कैमरा और उसके बीच में वीडियो आ गई है, उसकी वजह से अब पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को पता चल गया है कि जब कराची में बारिश होती है तो क्या होता है। और फिर इस दफ़ा बारिशें डेफिनेटली नॉर्मल से ज़्यादा हुई हैं। कहते हैं कि 89 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। इसका मतलब है 89 साल पहले भी इतनी बारिशें हुई हैं। तो इसलिए स्टेट अवे अपनी मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन को या अपने जो आपने काम नहीं किए करने थे, उनको कवर करने के लिए ये कह देना कि जी सब कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। तो ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं हो रहा, काफ़ी कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत सी और भी वजूहात शामिल हैं। मैं कहता हूँ कि जो हाइड्रोलॉजी है ना आपकी, ना तो वो क्रूअल है, ना वो ज़ालिम है, ना वो काइंड है यानी मेहरबान है। ना तो वो ज़ालिम है, ना मेहरबान है। हाइड्रोलॉजी हाइड्रोलॉजी है। पानी को ज़हमत और रहमत बनाना जो है वो इंसानों का अपना किया जा रहा है। हमने कॉजेज़ देखनी है। अभी तक जो बात हम कर रहे हैं, वो हम सिम्पटम्स और सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं कि यार इधर से पानी नहीं गया तो इधर से नाला साफ कर दें, कच्ची आबादी बन गई तो उसको रेगुलराइज कर दें। कॉज क्या है? कॉज यह कि कच्ची आबादी बनी क्यों? आखिर क्या वजह है कि कराची में कच्ची आबादी बनी और जामशोरों में नहीं बनी? कराची में इसलिए कच्ची आबादी बनी क्योंकि कराची में इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कराची लोगों को रोजगार देता है। इसलिए जब लोग डिस्प्लेस होते हैं, उनके डेल्टा में जो गांव है वो जब समुद्र बुर्द हो जाते हैं तो वो उठ के कराची आ जाते हैं। वो जामशोरो या कोयटा नहीं जाते, ना वो पिशावर आते हैं, क्योंकि ये छोटे शहर हैं, इधर रोजगार नहीं है, कराची में रोजगार है। इसका मतलब यह है कि कराची जो है वो ओवर स्ट्रेस हो रहा है इस वजह से कि कराची एक इकोनॉमिक हब है। कराची के ऊपर लोड कम करना है, और कराची के ऊपर लोड कम करने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि कराची ऑलरेडी देखें सैचुरेट हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना यहाँ पे बनना था बन चुका है, जितनी इसकी स्पेस थी वो सारी ऑक्यूपाई हो चुकी है। अब ओवर क्राउडिंग और ओवर डेवलपमेंट हो रही है यहाँ, क्योंकि कराची हैंडल नहीं कर सकता इतनी ज्यादा आबादी को और इतनी ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स को। तो इसलिए अब आपने ट्रेड एंड कॉमर्स के सेंटर्स कराची से लोड शेडिंग या लोड रिलीफ के लिए आपने सेंटर्स क्रिएट करने हैं। उसके लिए ये जो ग्लोबल विलेज स्पेस का मैंने आपको एक आर्टिकल दिखाया है, और उसके अलावा मैंने एक और भी आर्टिकल लिखा था डैम इक्विवेलेंट्स के नाम से। उसमें हम्म। मैंने सजेस्ट किया था कि आप कोटरी के ऊपर एक पोर्ट बनाएं। हैदराबाद कोटरी के पास आप एक इनलैंड पोर्ट बनाएं, जिसको दरिया से आप कनेक्ट करें समुंदर के साथ इंडस डेल्टा के थ्रू। आपका शाह बंदर, केटी बंदर और ये ऐसी जगह जहां से एक्सेस बनती है। और ये आजकल की इंजीनियरिंग के हिसाब से ना कोई इतना बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, ना कोई इतना मुश्किल प्रोजेक्ट है। ये हार्डली 500 मिलियन से लेकर 1 बिलियन $1.5 बिलियन तक का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें आपकी कोटरी के ऊपर पोर्ट स्टैब्लिश हो सकती है। जब कोटरी पे पोर्ट स्टैब्लिश होगी तो कराची के ऊपर लोड कम होगा, और वो लोग जो है वो फिर कोटरी के और इस जगह के ऊपर जो है वो उनको रोजगार मिलेगा और लोग इस तरफ माइग्रेट होंगे। इसी तरह से जो कराची के पोर्ट के ऊपर लोड है, जो कि कराची का रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हैंडल नहीं कर सकता। आप देखें कराची में शिप आके लगते हैं तो इधर नूरियाबाद तक जो है ट्रकों की लाइनें लगी होती हैं।
सामान उठाने के लिए। तो वो लोड जो है, अगर आपका जो लोड कराची से अप नॉर्थ जाना है, अगर वो कोटरी का पोर्ट हैंडल करना शुरू कर दे, तो आपका कराची के ऊपर लोड कम होना शुरू होता है। सेकेंडली, फेडरल गवर्नमेंट बहुत अच्छा सोच रही है कि फेडरल गवर्नमेंट को भी अपना हिस्सा डालना चाहिए कराची के एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल को हल करने के लिए। कराची के ये जो मसाइल, ये रेनफॉल बहुत अच्छी हुई है, इसने कराची के बहुत से मसाइल जो लोगों को नहीं पता थे उनको खोल के सामने रख दिए। अब फेडरल गवर्नमेंट का काम फेडरल गवर्नमेंट के लेवल का होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट का काम किसी मेयर या लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि वो ये इस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो नेशनल इंटरेस्ट में है, जो कराची के ऊपर से लोड कम करते हैं, उनके लिए सजेशंस मांगे, उनके लिए रिक्वेस्ट प्रपोजल जो है वो फ्लोट करे और पूछे दुनिया के एक्सपर्ट से कि हम ये लोड शेडिंग किस तरह से कर सकते हैं कराची के पोर्ट के ऊपर और कराची की सिटी के ऊपर। और फिर सिर्फ यही नहीं है, आपके पास एक बहुत बड़ी मार्केट आपके नॉर्थ में है जो कि समुद्र के करीब आने के लिए तरस रही है, और वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया है जिनके पास पोर्ट कोई नहीं है। आप कराची को गेटवे क्यों नहीं बनाते सेंट्रल एशिया का? पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो उन पार्टनर्स को अपने साथ मिलाए जिनके इंटरेस्ट सर्व होते हैं। चाइना का इंटरेस्ट सर्व होता है इसमें, हम ऑलरेडी सीपैक में चाइना के साथ बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। वेस्टर्न चाइना का इसमें इंटरेस्ट सर्व होता है, तमाम सेंट्रल एशियन स्टेट्स का इंटरेस्ट सर्व होता है, अफगानिस्तान का इंटरेस्ट सर्व होता है। आप तो अपने इंडस को इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए। और जहां तक मामला है कराची के अंदरूनी मामला का, जिसमें स्पेशली ये जो वाटर और ड्रेनेज है, मेरे ख्याल में इस पर सैर असल बहस की है आरिफ साहब ने भी, और फहीम साहब ने, और आफिया ने, और अली तौकीर साहब ने भी इस पे बात की है कि कराची में जो पानी के मसले हैं उसके लिए भी मैंने एक आर्टिकल लिखा था। वो एक्चुअल उस आर्टिकल का रेफरेंस ये नेशनल ज्योग्राफी का इशू है, जुलाई का, ये जुलाई का इशू है नेशनल ज्योग्राफी का। और इसमें इस आर्टिकल में अली तौकीर शेख को भी साहब को भी उन्होंने कोट किया है, और इस आर्टिकल के एंड पे ये जो लास्ट पार्ट इसका बनता है, यहाँ से इन्होंने एक्चुअली कराची के पानी का यहाँ पे मसले का जिक्र किया है इस जगह पे करके। और इन्होंने लिखा है कि कराची में, और इन्होंने ये मेरे आर्टिकल के रेफरेंस से लिखा है कि कराची के जो बारिशें हैं उनके जरिए कराची के जेर जमीन पानी को रिचार्ज किया जा सकता है। यानी जो जेर जमीन पानी इस वक्त कराची में खत्म हो चुका है, इन बारिशों के साथ उसको रिचार्ज किया जा सकता है। और ये इन बारिशों से पहले का आर्टिकल है, यानी ये साइंस जो है ये इससे पहले की हम डिस्कस कर चुके हैं कि कराची में क्योंकि बारिशें होती हैं हर 3-4 साल बाद, जो है जबरदस्त किस्म की बारिशें होती हैं, तो उस बारिश को कैप्चर करके ग्राउंड के अंदर महफूज करने का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर शहर में होना चाहिए, और वो बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह से अगर आप एक कैनाल को राउट करते हैं, जिस तरह आपकी K4 के और इतने बड़े बड़े आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें आप पानी जो है कराची के बाहर से चला के लाते हैं और फिर वाटर बोर्ड के हवाले कर देते हैं, और उसके ऊपर फिर टैंकर माफिया और इस तरह की चीजों का कब्जा हो जाता है, और सिटीजन को पानी फिर भी नहीं मिलता। फिर जो कराची की वाटर सप्लाई का सिस्टम है वो पुराना है, वो सीधा है, कहीं पे पंप नहीं चल रहे, कहीं पे पाइप लीक कर रहे हैं। उन सारी चीजों से आपको निजात मिलती है कि अगर आप एक कैनाल कराची के शहर के बीच में से जिगजैग करके गुजार दें, और गुजारने के बाद निकाल दें, निकाल के उसको वापस डेल्टा में ले आए, यानी दरिया में से कैनाल निकलती है, कराची के बीच में से गुजरती है और वापस डेल्टा में आ जाती है। अब इस तरह से आपको कराची के बीच में एक चलता हुआ दरिया मिल जाता है, वो आपके एक्वेफर को भी रिचार्ज करता रहता है, और साथ साथ उस दरिया की वजह से माहौल जो है कराची का वो बहुत बेहतर हो जाता है। उसमें सब्जा लग सकता है, उसमें हीट वेव काउंटर हो सकती है, उस सब्जे के इर्द गिर्द आप अपनी जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ वाटर, बहते हुए पानी की खूबसूरती से जो आप फायदा उठाते हैं, उसके इर्द गिर्द आप पार्क्स बना सकते हैं, आप रिक्रिएशनल पॉइंट्स बना सकते हैं, रेस्टोरेंट, होटल, ये सारी चीजें वहां पे बिजनेस कर सकती हैं। और ये वो मॉडल है जो सान अंतोनियो रिवर का है। अमेरिका के शहर सान अंतोनियो में इसी तरह से उन्होंने किया था कि उन्होंने अपने शहर के एक बरसाती नाले के बीच में से उन्होंने उसके बीच में ग्राउंड वाटर पंप करके उसको परमानेंट रिवर बना दिया, और उसके इर्द गिर्द उन्होंने ब्यूटिफिकेशन कर दी और बिजनेसेस क्रिएट कर दिए। आज सान अंतोनियो रिवर जो कि एक आर्टिफिशियल रिवर है,
वो हर मील के ऊपर तकरीबन $145 मिलियन की सालाना इनकम जनरेट करता है। और कराची जैसा शहर, उसके पास भी ये पोटेंशियल मौजूद है कि कराची अपने अंदर इस किस्म का एक दरिया क्रिएट करके बहुत आराम, बहुत आसानी के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस क्रिएट कर सकता है। वो जो चलता हुआ दरिया है, वो फिर आपके बारिश के पानी को भी अपने साथ लेके जाएगा, एक्विफर को भी रिचार्ज करेगा, माहौल को भी बेहतर करेगा, और सबसे बढ़ के इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, लोकल इकोनॉमी को। और फिर जो आपकी कच्ची आबादियां और लोग जो डाउन ट्रॉडन एरियाज में रह रहे हैं, उनको रोजगार मिलेगा, उनके हालात अच्छे होंगे, उनको अच्छी जगह पे जाने का मौका मिलेगा। तो ये इस किस्म के काम है जो इस वक्त आपको स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर सोचनी चाहिए, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी भी आ जाती है, आपकी इकोनॉमी भी आ जाती है, फॉरेन रिलेशंस भी आ जाते हैं, क्लाइमेट चेंज भी आ जाता है, और बाकी जो आपकी सोशल अपलिफ्ट है शहरियों की, वो भी आ जाती है। जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया, और आई एम ग्लैड कि ये सवाल किया गया है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि ये बहुत महंगे प्रोजेक्ट्स हैं। असल में प्रोजेक्ट ना कोई सस्ता होता है, ना कोई महंगा होता है। आपने ये देखना होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, और उस इन्वेस्टमेंट का ब्रेक इवन टाइम कितना है, और फिर उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, और उस प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है। अगर आप एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, मसलन ये जो कोठी के ऊपर कोर्ट बनाने का प्रोजेक्ट है, ये आप 2 साल में इसको चालू कर सकते हैं। यानी आप मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, मिनिमम जो है कोस्टल वर्क्स और जो आपके इनलैंड नेविगेशनल वर्क्स है, मिनिमम आप करके तो 2 साल के अंदर पोर्ट को ऑपरेशनल कर सकते हैं। उसके बाद में इस पोर्ट ने खुद पैसा कमाना है और खुद डेवलप होना है, और इसने अपने ऊपर जो की गई इन्वेस्टमेंट है वो तो इसने विद इन कपल ऑफ ईयर्स पे ऑफ कर देनी है, और फिर इसने ग्रो करना शुरू कर देना है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी ग्रोथ जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है। कहीं पे भी जब पोर्ट बनी है तो उसकी जो ग्रोथ है, आप हिस्टोरिकली उठा के देख लें, तो इस पर मैं मजीद नहीं कुछ भी कहूंगा। दूसरा जो प्रोजेक्ट मैंने सजेस्ट किया है वो इनलैंड जो है कराची के बीच में कैनाल का प्रोजेक्ट है। देखिए, इसके भी हमारे पास मॉडल्स मौजूद हैं। इसका मॉडल मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया, सान अंतोनियो रिवर है, उसमें उन्होंने एक बरसाती नाले के बीच में पानी पंप किया, और पानी उन्होंने पीछे उनका एक एडवर्स एक्विफर था, वहां से उन्होंने पंप किया। 10,000 गैलन पर डे के हिसाब से वो पानी पंप करते हैं, और वो उस बरसाती नाले के एक तरफ से एंटर होता है, दूसरे से दोबारा जमीन में चला जाता है। तो इस तरह से उन्होंने उस पानी को चलता कर दिया। अब कराची क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, सान अंतोनियो से बहुत बड़ा है, ये 15 मील का दरिया है सान अंतोनियो, कराची खैर बहुत बड़ा है इसके मुकाबले में। तो आपने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक दिन में या एक साथ नहीं करना, आपने ये प्रोजेक्ट पार्ट्स में करने होते हैं। आप एक छोटा सा पार्ट डेवलप करें, से 4 मील का, 5 मील का। जिस वक्त वो प्रोजेक्ट डेवलप होगा तो आप यकीन करें कि वो कंटेजियस होगा। उस तरह के प्रोजेक्ट हर कम्युनिटी चाहेगी कि हमें बना के दिया जाए, और फिर प्राइवेट सेक्टर्स और प्राइवेट पार्टीज बीच में इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो इसके लिए वो उस तरह के आपको बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारों से कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे, और ऐसे कर्जे जिस तरह, अगर आप मसलन आपने फैसला किया कि जी आप $15 बिलियन लगा के गिलगित में एक डैम खड़ा कर दें, उस पर किसी ने नहीं कहा कि ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, जबकि उसकी आउटपुट भी कुछ नहीं है, वो इतना आपको इकोनॉमिक फायदा भी नहीं देता, ना इतने ज्यादा लोगों का फायदा करता है। ये जब 2018 में डैम डिबेट चलनी शुरू हुई थी, तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि आप अगर 15 से 20 बिलियन डॉलर की प्लानिंग कर रहे हैं गिलगित में स्ट्रक्चर खड़ा करने की, तो उससे बेहतर है कि आप कराची और कोटरी के ऊपर ये पोर्ट्स और ये नहरें डेवलप करें, क्योंकि कराची में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा आबादी है किसी भी शहर की, और कराची आपका सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब है, और कराची आपकी पोर्ट है, और कराची की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। तो इधर अगर आप 10-12 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसका जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल पोजीशन है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना होता है। अब आप अगर उधर डैम बनाना शुरू कर दिया, आप 15 साल तक सिर्फ पैसा खर्च करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और आपको एक पैसा रिटर्न में नहीं मिल रहा, क्योंकि डैम उस वक्त तक आपको $1 का भी फायदा नहीं दे सकता जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, उसकी लेक भर ना जाए और वो बिजली बनानी शुरू ना कर दे। तो आप इस किस्म के प्रोजेक्ट तो करने जा रहे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो आपके करोड़ों लोगों को विद इन 2 ईयर्स फायदा दे सकते हैं, आप उसकी तरफ नहीं आ रहे। तो ये सोचने की बात है, और मेरा मेन मकसद भी है कि हमारे जो प्लानर्स हैं वो थोड़ी सी दूर की सोचें,
वो सिर्फ ये सोचते हैं कि यार मेरे जो है ना वो दोस्त को जो है उसकी कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, उसको ठेका मिल जाएगा, फलाने का जो है सीमेंट का प्लांट है उसकी 15 साल की जो प्लांट की खपत हो जाएगी। इस किस्म के जो है ना वो शॉर्ट साइटेड जो बेसिस है उसके ऊपर वो डिसीजन कर लेते हैं और करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने कोटरी पे पोर्ट की बात की, तो कोटरी पे तो अक्टूबर के महीने से लेकर अप्रैल मई तक कोटरी ब्रिज से नीचे जो है वो पानी इतना कम होता है कि रेत उड़ती है। जो पल्लो मछली जो था, जो सखर तक आता था, वो खत्म हो गया है। तो उसके लिए पानी कहाँ से आएगा? वो ये कौन सा पोर्ट होगा जी कि वो रेत पे तो नहीं जहाज चलेंगे ना, पानी तो है ही नहीं, पानी कहाँ से लाएंगे? जी मुर्तजा साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये सवाल किया। शायद बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल होता। देखिए, ये जो इनलैंड नेविगेशन है ना, इसके लिए आपको बहता हुआ पानी नहीं चाहिए। कोटरी तक आपको जो है ना एक स्टिल कैनाल चाहिए, और स्टिल कैनाल जो है ना वो उसके बीच में पानी को बहाने की जरूरत नहीं होती, ना ही उसमें मीठे पानी की जरूरत होती है। स्टिल कैनाल के आप 3-4 लॉकिंग गेट्स लगाते हैं और पानी उसके बीच में खड़ा होता है, उसके बीच में किश्तियां चलती रहती हैं और वो पानी बड़ी स्लो स्पीड से थोड़ा थोड़ा करके चेंज होता रहता है। तो इसलिए स्टिल कैनाल के लिए आपको रनिंग पानी की तो जरूरत ही नहीं है। आपका जितना से कोटरी बैराज के ऊपर पानी खड़ा होता है ना, उससे भी कम पानी में आपकी स्टिल कैनाल चल जाती है। और मैं आपको बताऊं स्टिल कैनाल्स के बारे में, ये अमेरिका में एक कैनाल बनी थी इरी कैनाल, जो इसने न्यूयॉर्क को मिड वेस्ट से कनेक्ट किया था। और इस कैनाल के बारे में कहते हैं कि ये वो कैनाल है जिसने अमेरिका को यूनाइटेड रखा सिविल वॉर के जमाने में, और जिसने न्यूयॉर्क को दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल बना दिया, क्योंकि न्यूयॉर्क का समुद्री रास्ता जो है वो मिड वेस्ट तक चला गया। इस कैनाल का साइज क्या था? ये 40 फुट चौड़ी थी और 4 फुट गहरी थी। तो अगर अमेरिका में, और ये 1823 में कंप्लीट हुई थी ये वाली कैनाल, तो अगर अमेरिका में 1823 में एक कैनाल बन सकती है जो सिर्फ 40 फुट चौड़ी और 4 फुट गहरी है, और वो न्यूयॉर्क जैसे शहर को दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल बना सकती है, तो फिर हम क्यों सोचते हैं कि ये हम इतने बड़े दरिया के साथ, दरियाए सिंध, सिंधु, माइटी इंडस, इसके साथ हम एक छोटा सा कनेक्शन दे के समुद्र का 200 मील में हम एक कैनाल बना के तो ये काम नहीं कर सकते। बात यह है कि ये प्रोजेक्ट्स आसान है, ये हमें खुद मुख्तारी देते हैं, ये हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ये हमारे लोगों को रोजगार प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फिर बहुत से ऐसे जो हमारे गैर खैरख्वाह फोर्सेस हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान वाकई तरक्की कर जाए। आप यकीन करें कि जहां पे मैंने बड़े बड़े लोगों को ये कहते हुए सुना, और बड़े बड़े नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स पे ये कहते हुए सुना कि अगर हमने लोगों को कह दिया कि हमारे मसले सॉल्व हो गए तो हमें तो इमदाद मिलनी बंद हो जाएगी।